जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सो गाइज, आज का क्लास है केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं. उसमें हमने तीन टाइप पढ़ा था बेसिकली. आयोनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. सेकेंड में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था और थर्ड में पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड या फिर डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते थे. तो आज का जो क्लास है उसमें हम बहुत प्यार से समझें. कल तो ये समझा था कि बॉन्ड बना है ना, और कितने टाइप के होते हैं. समझें कि बॉन्ड बनता ही क्यों है, बॉन्ड बनता ही क्यों है, क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की, है ना. आइटम इधर है उधर है. वैसे लास्ट क्लास में ये चीजें समझ में आई होगी कि भाई जब इंडिविजुअल एटम है तो उसकी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. लेकिन जब वो कंबाइन होगा तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है. मतलब मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स, हेंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड. समझ में आया था. तो आज इसको और डिटेल में ले जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो ध्यान रखना, आज का क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और आज के क्लास तक बस रुक जाओ, है ना, हिम्मत करके. अगले क्लास से तो इतना ज्यादा मजा आएगा, बिल्कुल नई नई चीजें पढ़ोगे. ये हमने 2 क्लास इसलिए इतने अच्छे से कराया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 9th-10th में ये सारी चीजें नहीं करी होंगी या नहीं करवाई गई होंगी. तो इसलिए ये सारी बेसिक बातें भी हमने बता दी है. अगले क्लास से हम जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आएंगे, तो वहां से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. तो चलो शुरू करते हैं तगड़े जोश और जुनून के साथ ये क्यूट और प्यारा सा सेशन, है ना, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड फॉर्मल चार्जेज. मैं कौन हूं आपको दिख रहा है, आर.के. रॉय, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU एलुमनस. कुछ बहुत मजा आने वाला है, एकदम जुड़ जाओ, ठीक है. तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या रीजन है जिसके कारण जो है वो बॉन्ड्स बनते हैं. सबसे जो पहला कॉज है वो है टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो इंडिविजुअल आइटम से क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे एनर्जी कम हो जाती है, तो देखो ध्यान से. इस ग्राफ को बाद में समझते हैं. सबसे पहले मैं कुछ कहानी यहां पे करवाऊंगा, उसको समझना प्यार से. कि जैसे ये है अपना एटम ए, ये क्या है, एटम ए. इधर इसका न्यूक्लियस है, इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये एटम ए है और ये दूसरा है. इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. दूसरे कलर से बनाएंगे तो ठीक है. चलो इससे बना लेते हैं. तो ये क्या है भाई, एटम बी है, एटम बी है. अब क्या है कि जब ये ए और बी एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो देखो क्या क्या कहानी होगा, ध्यान से समझना. इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, बताओ. इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगेगा रिपल्शन फोर्स. कैसा फोर्स, रिपल्शन फोर्स. क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. इनके इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बीच भी कैसा लगेगा, रिपल्शन फोर्स, है ना, लगेगा, बिल्कुल लगेगा. अब ध्यान समझो, इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन को सेकंड वाले का न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. कहने का मतलब कि जब 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पे क्या क्या कहानी हो रही है कि न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम, न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स, है ना, रिपेल इच अदर, ठीक है, लिख लेना पूरा. सेकंड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. तो ये हो गया रिपल्शन फोर्स, है ना, 2 चीजों का कारण लग रहा है. अब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या होगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स होगा. तो इसका मतलब क्या समझे कि जब भी 2 एटम अप्रोच करेगा तो वहां पे 2 टाइप का फोर्स इंवॉल्व होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा क्या होगा, रिपल्शन फोर्स. अब इसके बाद मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान समझना. जो रिपल्शन फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. क्या बोला कि RF मतलब रिपल्शन फोर्स जो है ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है. और जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है. समझना, इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि
जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है, क्या हो जाता है, प्यार, और तुम हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तब भी उस इंसान से क्या होता है, तुम्हारा अट्रैक्शन होता है, मतलब वहां पे अट्रैक्शन वर्क करेगा। लेकिन तुमने ब्रेकअप कर लिया है, ब्रेकअप तो चलो बहुत बड़ा ही चीज हो गई, ठीक है, उसमें तो जिंदगी भर के लिए ही हेट होता है। खैर दूसरी चीज सोच लो कि जैसे तुम्हारा कोई इंसान है, दुश्मन है, इंसान कोई दुश्मन है, तो वो तुमसे जितना दूर रहेगा, जितना तुमसे दूर रहेगा तो क्या होगा, जो रिपल्शन फोर्स होगा, जो गुस्सा होगा वो क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आए कि जो रिपल्शन है वो शॉर्ट रेंज में ज्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि अट्रैक्शन जो है वो पूरी दुनिया में इफेक्टिव होता है, दूर दूर तक इफेक्टिव होता है। तो अब देखो ध्यान समझना, ये एटम ए, ध्यान से हाथों को देखना, एटम ए एटम बी दूर है, अभी तो दूर है, तो अभी इनमें थोड़ा सा क्या है भाई, अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों है अट्रैक्शन फोर्स, देखा था, ठीक है, न्यूक्लियस, जो इसका न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ध्यान से समझो, मैं इधर हो जाता हूं, उसको भी तुम देख सकते हो। अब ये जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं, दिमाग लगाओ, जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डिस्टेंस और कमता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ता जाएगा, इनमें प्यार क्या है, बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इस तरीके से। पहले ये दोनों क्या थे, अलग अलग, फर्स्ट सिचुएशन, फिर जैसे जैसे अप्रोच करने लगे तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देखो ये अप्रोच करते जा रहा है, अप्रोच करते जा रहा है, जैसे थोड़े ही डिस्टेंस पे रह गए तो अब क्या हुआ, चूंकि रिपल्शन जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो अब रिपल्शन भी अपना है ना काम दिखाना शुरू कर देगा, मतलब रिपल्शन भी लगना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में और क्या लग रहा है भाई, रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो अब रिपल्शन फोर्स लग रहा है, अब ये और जाना चाहते हैं पास, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा पास जा रहे हैं, जितना ज्यादा पास जाएंगे तो रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा था, उसी के बराबर रिपल्शन फोर्स लग गया, और उससे थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो अब क्या होगा, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि कम डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैक्सिमम ये कहां तक अप्रोच कर सकते हैं, मैक्सिमम ये वहां तक अप्रोच कर सकते हैं जहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर हो, उसके आगे अप्रोच नहीं कर सकते, अदरवाइज दोनों में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। और जिस काम के लिए आए हैं, इनका काम क्या है, प्यार करके मॉलिक्यूल बनाना, वो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आए, तो इसलिए ये ग्राफ को अब ध्यान से देखो कि ये दूर दूर थे तो भाई इसकी एनर्जी थी कुछ, इसकी एनर्जी भी थी। अब जैसे ये पास आएंगे, ऐसे पास आ रहे हैं, देखो पास आएंगे, है ना, तो क्या होगा, ये वाला जो साइन दिख रहा है ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स का, ये वाला जो ग्राफ है बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स का। पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ये कर्व ऐसा क्यों आता है वो समझना। अब जैसे ये और पास आए तो रिपल्शन फोर्स, ये रेड वाली जो दिख रही है, रिपल्शन फोर्स भी बढ़ना शुरू हो गया। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा ना, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों क्या हो गए, बराबर। अब इसके आगे जरा सा भी दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो रिपल्सन फोर्स सडन इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, इस कारण से पोटेंशियल एनर्जी बहुत सडन इतनी बढ़ गई। बात समझ में आया, तो ये ऐसा ग्राफ क्यों आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं तक अप्रोच कर सकता है और यहीं पे क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहीं पे मॉलिक्यूल बन जाएगा। बात समझ में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। और इनके बीच जो दूरी रहेगी उस टाइम पे, जहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर हुआ, वहां पे जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो बात समझ में आया। अब ध्यान से समझो, चीजें क्लियर हो गई होगी यहां तक तो वैसे, कि अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है और रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है। अगर अप्रोचिंग में अट्रैक्शन फोर्स, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स से ज्यादा है, तब तो बॉन्डिंग होगी, और अगर नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना समझना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज एंड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बात समझ में आया, सिंपल। तो पहला ये रीजन था जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा बताओ, जिसके कारण बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सेकंड जो रीजन है इसका, सेकंड जो रीजन है वो है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ये भी एक बहुत ही भयंकर रूल दिया गया है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ठीक है। भयंकर रूल होने से क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा, लुइस और कोजेल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1916 में बोला
कि ऑक्टेट रूल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एटम्स जो है वो एक दूसरे को इसलिए अप्रोच करके मॉलिक्यूल बनाना चाहता है ताकि वो आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आ गया? तो जो सेकंड रीजन है क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या है, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो इसी को अब हमने इसमें लिख दिया है, ध्यान से नोट्स बना लो तुम। कोजल एंड लुइस इन 1916 डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन, है ना, एटम्स एंड नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये एनसीईआरटी में ये वर्ड तुम्हें मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या बोला कि इस थियरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। कैसे? आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं एटम्स तो क्या बन जाएगा वहां पे, ऑब्वियस सी बात, वहां पे बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो तुम नोट कर लो, मैं इधर हो जाता हूं। ठीक है, तो क्या यहां पे ऑक्टेट रूल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां पे प्यार से चीज को समझना जो मैं कह रहा हूं। अगर आपसे अब पूछा जाए कि बताओ भाई केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो बोलोगे सर 2 रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज टू अक्वायर मतलब प्राप्त करना, टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, एंड द सेकंड रीजन इज टू कंप्लीट ऑक्टेट बिकॉज ऑक्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, अब ध्यान से इतना बोल दिया इन लोगों ने। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं, ध्यान समझना, बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्टेट रूल वायलेट हुआ है, मतलब उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, फिर भी वो जो है वो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो सवाल यह है ऑक्टेट रूल नहीं भी फॉलो हुआ तो भी मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब कि बॉन्डिंग होने के पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर है, और वो कोई और फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी है। ऑब्वियस सी बात है, इस दुनिया का कोई भी प्रजाति स्टेबल होना चाहता है, तो इसलिए जो फर्स्ट वाला जो कहानी थी ना, फर्स्ट वाली चीजें जो थी वो ज्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट था। कि कोई भी एटम एक दूसरे 2-3 एटम इसलिए अप्रोच करते हैं ताकि वो क्या करे, मॉलिक्यूल बना के अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर पाए और स्टेबल हो जाएं। तो जो मेन फंडा है केमिकल बॉन्डिंग का वो ये है कि टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। ऑक्टेट रूल का कंप्लीशन इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन फॉर बॉन्डिंग, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे ऐसे चीजें बताने वाला हूं जहां पे आपको ऑक्टेट रूल का वायलेशन दिखेगा, अपवाद दिखेगा। बहुत सारे एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, जैसे ट्रांजिशन मेटल आयंस है, ट्रांजिशन मेटल आयंस में ऑक्टेट नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल मतलब ग्रुप डी में वैसे मेटल एटम जिनके डी सब सेल क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे क्रोमियम 3 है तो ये होता है भाई कुछ ऐसा, 2 8 थर्ड वाले में होते 11 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कहने मतलब देखने में ये कैसा लगे, इनर्ट गैस की तरह, लेकिन होता नहीं है। तो 3D10 ये भी क्या है भाई, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किया है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, ध्यान से समझो, और भी बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि अगर हम बात कर ले यहां पे BeCl2 की, तो BeCl2 की बात कर ले तो यहां पे है भाई बेरिलियम, क्लोरीन और क्लोरीन, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, बेरिलियम की कहानी करें तो ये हो गए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बेरिलियम जो है वो बॉन्डिंग के बाद 4 इलेक्ट्रॉन ही जुटा पाया, मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, कम ही है उससे, तो क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे एक नहीं है, BF3 देख लो, तो ये क्या होगा, रफ स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा हो जाए, रफ स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 4 5 6, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग के लिए ऑक्टेट रूल का कंप्लीशन इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन।
हो रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहां पे ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ रहे हो बात को? हाँ, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं SF6, क्या लिखा भाई? SF6। तो यहां पे अगर मैं रफ स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, या चलो एग्जैक्ट बना लेंगे, अभी तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है ना, अभी तो हमने पढ़ा नहीं पूरा बॉन्डिंग, तो वहां पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। कुछ ऐसा है। अब काउंट करो जरा, इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो दिखेगा तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा हो गए, 8 से क्या हो गए? ज्यादा हो गए। इसी को बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे बुक में। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ, फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पे जो रीजन है केमिकल बॉन्ड बनने का वो क्या है? टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। जैसे एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ध्यान से देख सकते हो स्ट्रक्चर, वहां नहीं दिख रहा है तो यहां बना देता हूं। N डबल बॉन्ड O, कुछ इस टाइप का होगा इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड से जुड़ा तो 3 रह गए। ठीक है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, आउटर मोस्ट में होता 6, तो 2 और 2। ठीक है, तो अगर आप नाइट्रोजन को काउंट करो यहां पे ध्यान से, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के बाद ये भी काउंट होगा इसमें, तो 4 हो गए, और ये 5वां 6ठा 7वां। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उसमें भी क्या है भाई? सेंट्रल एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो क्या है? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और बहुत प्यार से एग्जिस्ट करता है। तो मैं इतने देर से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट is not an essential condition for bonding. The essential condition for bonding is to acquire minimum energy. And when attraction force during approaching of 2 or more atom is greater than the repulsion force, then the chemical bond is formed. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर? तो क्या कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब बढ़ेंगे हम फॉर्मल चार्ज की तरफ। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, इसका जो अगला टॉपिक है वो है अपना लुईस स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी खोलना, लुईस स्ट्रक्चर आई होप कि आपने 9th-10th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसलिए उसको मैं यहां पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो नया कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर जानना, कैसे बनाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का ये चीज आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। चलो, बहुत बढ़िया बात है ये, है ना, दिख गया तो ठीक है। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, इन जनरल द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन द मॉलिक्यूलर आयन। सेंट्रल एटम वही होगा जो क्या होगा? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर्मल चार्ज। तो भाई अब हम समझेंगे अपना प्यारा सा, है ना, क्यूट सा फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज। इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th के है, और क्यों इसका यूज है। ठीक है, देखो, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता। और इवन जैसे हम कोई आयन लिखते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन लिखते हैं, जैसे SO4 2- लिखते हैं, तो ये जो -2 चार्ज है वो किसी पर्टिकुलर एटम पे नहीं होता, ये क्या है? पूरे आयन पे होता है। ये क्या है? ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये -2 चार्ज क्या है? पूरे आयन को, है ना, मिला के है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हर एक एटम का इंडिविजुअल, है ना, चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। कि किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन में इंडिविजुअल एटम के, सारे एटम जो भी इन्वॉल्व होंगे सबके क्या करेंगे? चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। इसका यूज क्या है वो समझेंगे हम आगे चल के। अभी मैं बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको प्यार से समझना कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज क्या है? तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट एंड द इलेक्ट्रॉन असाइंड इन दैट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कार्बन है, समझना एग्जांपल से, अदरवाइज ये डेफिनेशन नहीं है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बता सकता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट वाले शेल में 2, सेकंड वाले में 4, वही क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर फ्री स्टेट में कार्बन होगा ना, मतलब किसी से बॉन्ड नहीं बनाया होगा, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। अब अगर ये कार्बन किसी और एटम के साथ क्या कर लिया? मॉलिक्यूल बना लिया, जैसे CO2 बना लिया, तो अब CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन के है ना कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं, वो देखना है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है फ्री स्टेट और मॉलिक्यूल में जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हो, है ना, बहुत ही आसान सी बात है। चार्ज को कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? ये हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड, number of electron assigned to that atom in a particular molecule, in a particular molecule। हाँ या ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अब इसी को और प्यार से लिखे तो एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिखेगा कि ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड। कैसे करोगे? जैसे अगर एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या है? 2। लेकिन एक एटम का उसमें क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और प्लस जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो क्या होगा? उसी एटम के पास रहेगा। तो प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो हाफ जो है इसमें कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आधा कर दो, मतलब एक क्या होगा, है ना, उस एटम का होगा। अब ये डेफिनेशन अगर आप ये फॉर्मूला अगर आप रखोगे ना, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आप फॉर्मूला जो है वो नोट कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो हम यहां पे एक नया फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, नया फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, और उससे हम चीजों को और आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो अपने लिए कामगार रहेगा कि फॉर्मल चार्ज दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर एंड माइनस 1 इंटू बॉन्ड पेयर, माइनस 1 इंटू बॉन्ड पेयर। मतलब एक बॉन्ड बना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड बना तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम क्या होगा? 1। तो ये वाला फॉर्मूला तुम याद रखोगे, ये ज्यादा कामगार होगा, बशर्ते कि आप इतना बड़ा जो है वो याद रखो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूलेज जो है वो क्लियर होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले, है ना, स्लाइड में और करेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है कहानी, ध्यान समझो, हमारे पास एक कहानी है। कौन सी कहानी है? एक कहानी है जो सबको सुनानी है। ठीक है, ओजोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे? ओजोन की बात कर लेंगे। कर लो, बात करनी है, बात कौन करे, है ना, आप करो सर। तो ओजोन में हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। अब ध्यान देना, जब भी फॉर्मल चार्ज निकालना होगा तो एक तो लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि बिना पेन पेपर उठाए बना सकते हो। दूसरी क्या है कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ऐसा। जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया तो इस तरीके से हो गया, इसके पास बचा डबल बॉन्ड बनाया तो इसके पास है 2 लोन पेयर, और इसके पास ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3। अब इसमें हमको फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो इसको चलो ऑक्सीजन 1 मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन 2 मान लेते हैं, और इसको ऑक्सीजन 3 मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल चार्ज सबका अलग अलग आएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं वहां से, अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉर्मल चार्ज ऑफ O1, फॉर्मल चार्ज ऑन O1 या ऑफ O1, ठीक है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर 6 तो होते हैं। अब माइनस, ध्यान से देखो 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं? एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और माइनस 1 इंटू बॉन्ड पेयर। देख, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो क्या होगा 1 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। मतलब ये क्या हो गया 6 माइनस 4 और माइनस 2, ये -6, इसका मतलब 0। कहने का मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 इज व्हाट? 0। इस पे भी कोई भी चार्ज नहीं आया। अब ऑक्सीजन 2 की बात कर लेते हैं।
फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, हमने यहां पे O2 नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीजन सेकंड, ऑक्सीजन सेकंड, ऐसा नहीं O1 O2 O3, O3 को तो ओजोन समझ लेना और O2 को ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 अब इसके अराउंड काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, अगेन सेम फंडा लगाना है, 2 इंटू लोन पेयर, तो लोन पेयर एक ही दिख रहा है, मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू बॉन्ड पेयर, तो इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 3 माइनस 5, मतलब क्या आ गया +1। इसका मतलब कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 इज व्हाट, दिस इज +1। अब फॉर्मल चार्ज थर्ड पे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे हम, फॉर्मल चार्ज को हम थर्ड में कैलकुलेट करेंगे, थर्ड में, तो थर्ड में कैसे, ध्यान से सेम कहानी, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू, देखो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके भी क्या होते हैं 6 होते हैं, अब माइनस करो सर 2 इंटू लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 और एक बॉन्ड बनाया है तो 1 इंटू 1, इसका मतलब क्या आ गया 6 माइनस 7, मतलब क्या आया -1। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो ऑक्सीजन है इधर फिर डबल बॉन्ड इधर फिर ये है, इस पे आया चार्ज +1, इस पे क्या आया चार्ज -1 आया। जब ये चीज हमने लिखी तभी हमें ये पता चला कि ये जो ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है वो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लास्ट क्लास हमने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड और प्लस माइनस लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो उसी के बाद ओजोन को हम ऐसा लिखते हैं, ये क्या लिख देते हैं, थर्ड वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये थर्ड वाला बॉन्ड क्या लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आ गया, आ गया, इसको आप नोट कर सकते हो, मैं अलग हट जाता हूं। अब देखें कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मल चार्जेस, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मल चार्जेस। तो देखो यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज अब समझते हैं, यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का क्या यूज है वो समझो। तो सर इसका यूज हम समझते हैं क्या है, सबसे पहला कि जब बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हो, ध्यान से फॉर्मल चार्ज, अब हम लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे इस लेक्चर के, थोड़ा सा है ना, ये लेक्चर ही थोड़ा मतलब ये टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है थ्योरेटिकल, तो फिर भी समझते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के जब ढेर सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो वो स्ट्रक्चर को हम प्रीफर करेंगे जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या हो, मिनिमम, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या हो भाई, मिनिमम हो। बहुत बढ़िया। सेकंड, अगर मान लो दो स्ट्रक्चर है और दोनों में ही फॉर्मल चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बराबर, तब हम ये देखेंगे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे फॉर्मल चार्ज क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे फॉर्मल चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, तो उस पर नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन लॉजिंग पावर ज्यादा है, बशर्ते कि एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो बात समझ में आया, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज, हाउ टू राइट फॉर्मल चार्ज। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं फॉर्मल चार्ज पे, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है सबके। कैसे निकालेंगे, तो देखो कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, लुईस डॉट अगर बनाओगे तो, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। अब जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑक्सीजन की कहानी ध्यान से देखना, क्या हो गया कि देखिए इस ऑक्सीजन को प्यार से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 3 यहां, तो 5 कैसे हो गए भाई, इसके तो 6 होते हैं। तो इसका मतलब ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है उसमें कुछ और कहानी हमें करनी पड़ेगी। क्या कहानी करेंगे, देखते हैं फॉर्मल चार्ज से। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकाले, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हुआ कि नहीं होगा, होगा, हुआ कि नहीं होगा, होगा। और यहां पे उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले, ध्यान से देखो, तो यहां पे 2 इंटू लोन पेयर, लोन पेयर कार्बन कितने दिख रहा है, 1, और -1 इंटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड इसने कितने बनाए हैं, 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 - 5, मतलब ये क्या हो गया 4 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ गया। मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज -1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग।
सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कैलकुलेट करो तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और माइनस, ध्यान समझो, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, -2 इंटू लोन पेयर कितने दिख रहे हैं इस लुईस डॉट में, 1 दिख रहा है, और -1 इंटू बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, मतलब क्या हो गया 6 - 5, कहने का मतलब क्या आया, +1 आया, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज +1। तो इसीलिए यहां से जब ऐसा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किए तो हमें यह समझ में आया कि भाई ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज -1 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड और प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं। तो जो ऐसा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। क्या यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, ओजोन पे भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब जो यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज बोले थे कि मैग्नीट्यूड मिनिमम होना चाहिए ये सब पे, तो उस पे क्वेश्चन में करके आपको दिखा देता हूं। तो समझो प्यारा सा क्वेश्चन फॉर्मल चार्ज पे आपके सामने ये दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर COCl2। बेसिकली यहां पे 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं COCl2 के, बोल रहा है कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, सही है। तो इसको आप कैसे करेंगे, कहानी समझो कैसे इसको बनाएंगे। तो अभी बोला कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज का मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा वो क्या होगा, सही होगा। तो अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 माइनस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कर देना है, आधा, क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें आधा किसका होगा, कार्बन का। ठीक है, तो शेयर्ड कितने हैं कार्बन के बाजू में देख लो, जो दूसरे एटम और इसके बीच हो, तो 2 और यहां पे 4, 6 और यहां पे 8, तो 8 का क्या कर देना है, आधा। क्या कोई और लोन पेयर दिख रहा है क्या, जो शेयर्ड नहीं हो, अलग ही दिख रहा हो, नहीं, तो वो क्या हो गया, लोन पेयर वाली कहानी 0। तो ये क्या हो गया, 4 - 4 0। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, दिख रहा होगा सबको, मैं दिखूं ना दिखूं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला है ना, ऑक्सीजन का देखे तो ऑक्सीजन कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो उसमें आधा किसका होगा, ऑक्सीजन का, और +2 इंटू -2 इंटू लोन पेयर, -2 इंटू लोन पेयर, तो 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं, 1 और 1 2, तो इतना हो गया, तो ये हो गया 2, मतलब देखो यहां पे ये 4 और 2 6, तो 6 - 6 क्या हो गया, 0। नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 1 इस पे कैलकुलेट करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आधा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो हाफ इंटू 2 और माइनस कितने लोन पेयर है, 1 2 3, तो क्या हो जाए 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 7 - 7, दिस विल बी इक्वल टू 0, मतलब क्लोरीन 1 पे भी चार्ज कितना आया, 0 आया। अगर आप 2 पे कैलकुलेट करना चाहते हो, बिना पेन पेपर उठाए तो कर सकते हो। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अराउंड कितना असाइन किया है, यही तो मीनिंग होता है। तो 2 ये शेयर नहीं किया, इसी का है 2 ये शेयर किया, इसी का है 2 ये शेयर, देखो बिना फॉर्मूले के कैसे लिखेंगे, तो 2 2 4 2 6 तो है, और जो शेयर्ड है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, अगर 2 शेयर हो रहे तो 1 इसका हो, तो इसका मतलब क्लोरीन को इसमें कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं, 7, वैलेंस शेल में भी 7 और यहां भी 7, तो फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 2 ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिना पेन पेपर उठाए भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अब यहां पे बिना पेन पेपर उठाए कैलकुलेट करेंगे कि फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो वैलेंस शेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कार्बन को कितने मिले हैं, देख, तो 4 यहां पे शेयर्ड है, तो 2 इसके हो जाएंगे कार्बन के, फिर यहां पे 2 शेयर्ड है तो 1 हो जाएंगे कार्बन के, 3 हो गए, फिर यहां पे 1 शेयर्ड इसके हो जाएंगे तो 4 हो गए, और कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब 4 - 4, वैलेंस में भी 4 और इसमें भी इसको मिला 4, तो इस पे आ गया फॉर्मल चार्ज 0। फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 1, इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन 1, तो क्लोरीन 1 की अगर बात करें तो वैलेंस शेल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने मिले हैं, तो जो अनशेयर्ड है वो तो इसके ओरिजिनल ही है, तो 2 2 4 2 6 तो ओरिजिनल है, और शेयर्ड में आधा, तो ये क्या हो गया, 2 2 4 6 और 1 ये वाला 7, तो यह भी क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 2, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस,
2 और 2 4 तो इसके खुद के ही हैं और एक यहां पे, तो कितने हो गए 5। तो इसका मतलब क्या आ गया +2। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो 2 2 4 2 6, ये तो किसी से शेयर ही नहीं हुआ, तो 6 तो इसके खुद के हो गए है ना, जो शेयर नहीं हुआ, और शेयर में एक इसका होगा, तो ये क्या आ गया, तो 6 - 7, इसका मतलब क्या है -1। अब दोनों कैलकुलेशन को चेक करो तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे भी ध्यान से देखो, अब कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज 0, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0, दोनों ही क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज 0। अब लेकिन इसमें आए तो ये +2 -1, तो हम क्या कह रहे हैं कि जहां पे फॉर्मल चार्ज क्या हो, पहले तो 0 ही देख लो, मिनिमम मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो यहां पे सब पे क्या है 0 है, जबकि यहां पे क्या +2 -1 ऐसा आ रहा है, तो ये तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब कौन सा स्ट्रक्चर COCl2 का सही है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जो अपना स्ट्रक्चर 1 है वो क्या है, करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहां पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको आंसर करना है, बताना है कि जो स्ट्रक्चर यहां पर दिया जा रहा है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आज का क्लास फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। तो ये दिख रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका सबको आंसर करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है अच्छे से करके, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, इसका सॉल्यूशन और कौन सा आंसर है ये भेजना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि बेसिकली एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग वहां पे शुरू होगी, बहुत ही मजेदार। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन कि HNO3 में सारे एटम्स के फॉर्मल चार्ज निकालना है, HNO3 में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।